नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान तिवारी जीएससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा विषय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये हमारे दो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये पॉलिटी में पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है और पेपर 1 के हिस्ट्री में भी ये पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा कि यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे आप देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं होता तो भारत का संविधान कैसा होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या स्थान है। भारत की आज़ादी के क्रमिक विकास में वो एक महत्वपूर्ण चरण है। तो ये सारे बिंदुओं से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये जानना चाहिए कि किन परिस्थितियों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास करने की सिचुएशन बनी, और फिर उसके बाद थोड़े तथ्य उसके बारे में जान लेना चाहिए, और फिर कौन कौन से मेजर प्रोविजंस किए गए थे और वो प्रोविजंस ने कैसे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे उसने इम्पैक्ट किया, उस पर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं कि उसके बैकग्राउंड से, कैसे वो 1935 जैसा एक एक्ट पास करने के लिए अंग्रेज हुकूमत तैयार हुई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारा जो वर्तमान समय का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका 2/3 पार्ट जो है डेरिवेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जब हम इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में 15 अगस्त 1947 को, तो जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया, हमारा संविधान 1949 में लागू किया गया, जब तक वो लागू नहीं किया गया था तब तक भारत का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही चलाया गया है। तो भारत के संविधान को इतने गहरे से प्रभावित करना और भारतीयों के द्वारा इसको स्वीकार करना, अपने संविधान में जगह देना, निश्चित तौर पर इसकी मौलिकता और निश्चित तौर पर इसकी उपयोगिता को साबित कर रहा है। ये जो है लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट था। अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किए गए कानूनों में न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि ब्रिटेन के संदर्भ में भी जो कानून पारित किए गए थे उनकी दृष्टिकोण से भी ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। तो उसकी ये सारी विशेषताएं, इतना बड़ा अधिनियम पारित करना कैसे संभव हो गया, उसमें क्या भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका रही, कैसे ये सारी बातें हुई, वो हम इसके बैकग्राउंड से समझ सकते हैं। हम इसके बैकग्राउंड में बहुत पीछे जाएंगे तो हम जाना होगा हमें 1917 के मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में। पीछे हम लोगों ने जब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था तो उस दौरान हमने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन की चर्चा करी थी। मॉन्टेग्यू वॉज मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसे हम लोग भारत सचिव कहते थे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। इसका प्रोविज़न किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था। इसी तरह का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था मॉन्टेग्यू इन 1917, है ना। इन्होंने एक घोषणा करी थी जिसे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहा जाता है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हिज मैजेस्टी की सरकार का अंतिम उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन देना है, लेकिन इसको हम क्रमिक रूप से विकसित करेंगे, भारत के फेवर में हम क्रमिक रूप से विकसित करेंगे। तो जब मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया कि हिज मैजेस्टी की सरकार का अंतिम उद्देश्य है भारतीयों को स्वशासन प्रदान करना, तभी हमें उम्मीद लगी थी कि कभी इस तरह का अधिनियम हमारे सामने जरूर आएगा। लेकिन उस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई जिन्होंने इस क्रिया को थोड़ा गति प्रदान की, और उन घटनाओं पे अगर हम जाना चाहें तो 1927 में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए
एक कमीशन बनाया गया, एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया गया विच वॉज नेम्ड एज साइमन कमीशन। जॉन साइमन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमीशन, उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा गया। तो 1927 के नवंबर महीने में जो साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, वो 1928 में भारत आया और भारत के बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ उसने मुलाकात करी और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने, अधिकांश राजनीतिक दलों ने उसका बहिष्कार किया। उसने अपने बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा किया, कई सारी रिपोर्ट्स तैयार की और जो रिपोर्ट तैयार की उसके आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और आई थी। साइमन कमीशन के बाद आप एक चीज़ को और समझ सकते हैं, दैट वाज नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान नेहरू रिपोर्ट की स्थिति बनी। हम कभी दूसरे वीडियो में इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी इतनी बात समझ लीजिए कि साइमन कमीशन का भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध किया, तो लॉर्ड लिन्लिथगो द्वारा इंडियंस को चैलेंज किया गया कि अगर आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो आप ही कोई संविधान बना के दीजिए जो भारत के सभी सामाजिक समूहों को स्वीकार हो। तो भारत के सभी सामाजिक समूहों को स्वीकार हो ऐसा संविधान बनाने की प्रक्रिया में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और एक संविधान बनाया गया और वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में सरकार के समक्ष रखा गया। लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग का इसके साथ संबंध नहीं बन पाया, मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। इसलिए ना तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सका और ना ही जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार किया जा सका। बाद में भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला जो कि बहुत अभूतपूर्व रूप से सफल रहा, जिसके दबाव में ब्रिटिश हुकूमत भी आई और जो नेहरू रिपोर्ट तो कैंसिल ही हो गई थी, लेकिन साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ऐसी कॉन्फ्रेंस से होता है जिसमें किसी भी मुद्दे से जुड़े हुए सभी पक्षों को बुलाया जाता है, शामिल किया जाता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहली वाली हुई उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया और कांग्रेस का पार्टिसिपेट ना करना, कांग्रेस द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में भाग ना लेना दूल्हे के बिना बारात जैसी बात हो जाती है या राम के बिना रामलीला करने जैसी बात हो जाती है। तो राम के बिना रामलीला नहीं हो सकती है, ऐसे ही कांग्रेस के बिना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सफलता नहीं हो सकती। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ और गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए। लेकिन वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट एटमॉस्फेयर बना हुआ था, जो अलगाववादी माहौल बना हुआ था, जो भारत के विभिन्न राजनीतिक दल बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, कम्युनल फ्रेंचाइज को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की अपनी जो मांग कर रहे थे, उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की मांग का गांधी ने विरोध किया, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देश के विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की व्यवस्था हो जाती। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को गांधी ने डिनाई किया, जिसके कारण से भारत के जो दूसरे राजनीतिक दल गए थे और गांधी के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बन पाया और अंग्रेज़ों को मौका मिल गया ये कहने का कि आप आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम आपको कोई रिफॉर्म नहीं दे सकते। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इनको समझ में आ गया कि हमें ही कुछ करना होगा और हमें ही कुछ करना होगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में विभिन्न मुद्दों की जांच पड़ताल के लिए 3 कमेटीज बनाई गईं। एक का नाम था लोथियन कमेटी, दूसरे का नाम था पर्सी कमेटी, तीसरे का नाम था डेविडसन कमेटी। पर्सी कमेटी और डेविडसन कमेटी जो थी ये वित्तीय मामलों की जांच के लिए बनाई गई थी। लोथियन कमेटी जो थी ये भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज को या ये यूँ कह लो कि भारत में फ्रेंचाइज सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है उस पर बात करने के लिए या उस पर विचार करने के लिए बनाई गई थी। जो भी इनकी रिपोर्ट रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो बातें की गई थी, जो बातें साइमन कमीशन ने बताई थी, जो बातें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, मतलब एक मैसिव डिस्कशन चल रहा था, एक बहुत ग्रांड डिस्कशन चल रहा था इस बात पर कि आगे आने वाला भारत का संविधान कैसा होगा।
इस बीच में आप देखेंगे कि 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड करी गई। तो ये पूरे एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए इसमें जो भी बातें भारत के राष्ट्रवादी नेताओं और अंग्रेजी हुकूमत के मध्य हुई थी उन सब को ध्यान में रखते हुए एक वाइट पेपर इशू किया गया सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, और उस वाइट पेपर पर विचार किया गया, चर्चा की गई। वाइट पेपर एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। हमारी सरकार का भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको वाइट पेपर के नाम से जानते हैं। तो वाइट पेपर इशू किया गया, उस पर 1.5 साल तक चर्चा हुई और इन सब बातों के बाद एक अधिनियम टेबल किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, विच वॉज लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी तक पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब तक का वो सबसे बड़ा अधिनियम था, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। वन ऑफ देम इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड अनदर वन इज गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंसिस्ट 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स, जबकि गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट में 159 सेक्शंस थे और 6 शेड्यूल थे। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था ये 2 पार्ट में बटा हुआ था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसके साथ आया था और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट भी इसके साथ आया था। इसको रॉयल असेंट मिला 2 अगस्त 1932 को। जैसे हमारे यहाँ विधि निर्माण की प्रक्रिया है कि लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, इन तीनों हाउसेज से या इन तीनों चरणों से, इसमें से 2 तो हाउस हैं और एक ऑफिस है, तो दोनों हाउसेज और एक ऑफिस से होकर उसको गुजरना होता है हमारे कानूनों को, और सभी जगहों पर उसको असेंट मिलना ज़रूरी होता है। असेंट की कंडीशन अलग अलग हैं, वो हमारे विषय नहीं है आज का। इसी तरह से इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ जो है हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और फिर फाइनली क्राउन है। तो क्राउन असेंट कब मिला इसको, रॉयल असेंट कब मिला? 2 अगस्त 1935 को। और रॉयल असेंट ही अंतिम प्रोसेस है कानून निर्माण की प्रक्रिया का। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल असेंट सबसे लास्ट स्टेज है विधि निर्माण की प्रक्रिया का, कानून निर्माण की प्रक्रिया का। कमेंसमेंट में कब से आया ये? तो 1 अप्रैल 1937 से आया। तो ये कुछ बातें थी जो आपको जानना चाहिए था इन द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे और उन्होंने कैसे प्रभावित किया इंडियन सिस्टम को, और वो कैसे खुद प्रभावित हुए इंडिया के सिस्टम से। जो प्रोविजंस किए गए थे उन प्रोविजंस को कैसे इंडिया ने अफेक्ट किया और उन प्रोविजंस ने कैसे इंडिया को अफेक्ट किया, दोनों ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हम इनमें एक एक करके चर्चा करेंगे जो भी प्रोविजंस किए गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन की। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का घोषणा की गई इसके द्वारा कि भारत अब फेडरल रूलिंग से शासित तो होगा। देखिए, बहुत आप आवश्यक बात है, इसको आप समझ लें कि ये भारत को शासित करने का सबसे बेहतरीन मॉडल इंडिया ने डेवलप किया। आगे चलकर इसको फेडरेशन को हमने इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इससे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया बहुत मल्टी कल्चरल साइट है और इंडिया में डिफरेंट ज्योग्राफिक एरियाज जो हैं वो डिफरेंट टाइप की कल्चर, डिफरेंट टाइप की फूडिंग हैबिट, बियरिंग हैबिट, क्लाइमेटोलॉजी, लैंड फॉर्म्स, बहुत सारी तरह से आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में। और इस डाइवर्सिटी को अगर हम फुल्ली अडॉप्ट कर लेते, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते इस डाइवर्सिटी को, तो कहीं ना कहीं हम भारत की एकीकरण के साथ, भारत की एकता के साथ, भारत की संगठनात्मकता के साथ समझौता कर लेते। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा डिनाई भी कर देते तो भारत को एक हम आंतरिक संघर्ष में उलझा देते। इसलिए हमारे लिए कैसी व्यवस्था होना अच्छा था कि हमारे लिए ढीला ढाला केंद्र के साथ एक संघ बनाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। संभवतः ये बात अंग्रेजों ने महसूस की होगी और उन्होंने भारत को एक फेडरल रूलिंग मॉडल पे लाने का प्रयास किया, है ना। अब बात यह है कि फेडरेशन आया नहीं को एग्जिस्टेंस में, क्योंकि अगर हम फेडरेशन के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें तो इन्होंने भाई 4 तरह के स्टेट्स भारत में उस टाइम पे पाए जाते थे।
कौन कौन से, सॉरी, 3 तरह के स्टेट्स भारत में पाए जाते थे। कौन कौन से स्टेट्स थे? एक स्टेट थे जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, या इनको आप नेटिव स्टेट भी कहते थे, या इन्हें आप देसी रियासतें कहते थे। देसी रियासतें वो थीं जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को स्वीकार करते हुए इंटरनल रूलिंग में फ्री होती थी। आप जानते हैं कि लगभग 562 इस तरह के स्टेट्स थे जिन्होंने आगे चलकर इंडिया के साथ मर्ज किया। जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को आज़ादी मिली, तो आप इस बात को समझेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे थे जिनको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के अलावा कुछ कमिश्नरी प्रोविंसेस भी थे। तो ये जो ये प्रोविंसेस थे, है ना, 2 प्रोविंसेस जो थे जिसमें ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और कमिश्नरी प्रोविंसेस आते थे, ये तो इंग्लिश रूलिंग के अधीन थे, है ना, कंप्लीटली दे आर अंडर द इंग्लिश रूल। लेकिन ये जो है पार्शियली इंग्लिश रूल में आते थे। जो देसी रियासतें थी इनमें केवल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, केवल यही 3 मामले ऐसे थे जिन पर ब्रिटिश रूलिंग काम करती थी, इंग्लिश रूलिंग काम करती थी। बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजा स्वतंत्र होता था और एक स्वतंत्र व्यवहार करता था। ये इस तरह का पूरा ढांचा था जिसमें फेडरेशन बनने की कंडीशन क्या लगाई गई कि 50% से अधिक नेटिव स्टेट्स इसके साथ जुड़ने चाहिए। 50% से अधिक नेटिव स्टेट जो हैं वो संघ में शामिल होंगे तो ही संघ अस्तित्व में आएगा। प्रिंसली स्टेट्स बहुत ही स्वतंत्रता एंजॉय करते थे, थोड़े ही मामले उनकी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आते थे, इसलिए उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और ये कभी भी वास्तव में एग्जिस्टेंस में नहीं आया। थोड़ा बहुत जो फेडरल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं हमको 1935 के बाद, वो कहाँ दिखाई देते हैं? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेज में और कमिश्नरी प्रोविंसेज में। तो यहाँ हमको थोड़े से फेडरलिज्म के फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं। यहाँ तो हमको कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देता क्योंकि इन्होंने संघ में शामिल होने से मना कर दिया। तो पहली बात ये रही कि फेडरेशन बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इन समस्याओं के चलते फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आया, फेडरल रूल एग्जिस्टेंस में नहीं आया। अब ये अंतिम रूप से फेडरल रूलिंग शुरू होगी 1950 में। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी फेडरल रूलिंग की बात होगी, जब भी संघीय शासन की बात होगी, तो संघीय शासन का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कई लेयर्स में होता है, कई तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, कई स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जब कई लेयर्स पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, पावर को लेकर समस्या होती है। अब एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। वर्तमान समय में देख लें, अगर पावर्स को क्लियर कट डिवाइड ना कर दिया जाए, क्लियर कट विभाजित ना कर दिया जाए इनकी पावर्स को, तो क्या होगा? हमेशा एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बनी रहेगी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा। तो एक बहुत बड़ा ज़रूरी बात थी जो आज के संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, और दुनिया में संघीय शासन की व्याख्या ही इसी आधार पर की जाती है कि कितना क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। जैसे जब हम बात करते हैं कि इंडिया क्वासी फेडरल है, तो हम ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ जो डिवीजन ऑफ पावर है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। कई जगहों पे, जैसे राज्यपाल है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो वो डिवीजन ऑफ पावर को कहीं ना कहीं सीमित कर देते हैं, जिसके कारण से हम कहते हैं कि यहाँ क्वासी फेडरलिज्म है। अर्ध रूप से हम फेडरल हैं, अर्ध संघात्मकता के लक्षण भारत के संविधान में पाए जाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण जो कि फेडरलिज्म का है वो क्या था? डिवीजन ऑफ पावर। और पावर डिवीजन कैसे किया गया? पावर डिवीजन के लिए 4 हेड बनाए गए, है ना। एक को कहा गया यूनियन लिस्ट, या आप उसको कह सकते हैं सेंट्रल लिस्ट। एक को कहा गया स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट। एक को कहा गया कंकरेंट लिस्ट, या इसको आप कह सकते हैं समवर्ती सूची।
और एक जो इनसे बच गया वो क्या था, वो था रेसिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ, है ना, बची हुई पावर्स। तो आपने देखा कि इस तरह से पावर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, पावर मतलब कि यहाँ पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है यहाँ सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट ऑफ रूलिंग, है ना, जो रूलिंग के विषय हैं उनको हमने क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया। यूनियन लिस्ट में हमने रखा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 59, इसमें हमने सब्जेक्ट्स रखे 54, इसमें हमने सब्जेक्ट्स रखे 36 और इसमें रेस्ट का मतलब कि जो इनमें नहीं आएगा तो उसको काउंट नहीं कर सकते आप। जब कोई पावर रेसिडुअल पावर के तौर पे कंसीडर की जाएगी तो वो फिर उसमें आ जाएगी। तो देखिए इस पर कौन कानून बनाएगा और शासन करेगा, इस पर जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी, जो भी विधायन किया जाएगा, जो भी लेजिस्लेशन किया जाएगा, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास होगी, तो आप कहेंगे कि यूनियन लेजिस्लेशन जो होगा या सेंट्रल लेजिस्लेशन इस पर कानून बनाएगा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाएगी। स्टेट सब्जेक्ट पे स्टेट का लेजिस्लेशन कानून बनाएगा और स्टेट का एग्जीक्यूशन इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसी जिसकी आवश्यकता होगी वैसा वो कर लेगा। रेसिडुअल पावर्स विल बी वेस्टेड इन द वाइसरॉय, गवर्नर जनरल। तो ये वाइसरॉय या गवर्नर जनरल में वेस्टेड होंगी जो रेसिडुअल पावर्स हैं, मतलब अवशिष्ट शक्तियां हैं। और कौन सी शक्ति इन तीनों में आ रही है या वो रेसिडुअल है, इट विल डिसाइड बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वाइसरॉय ही तय भी करेंगे कि कौन सी पावर रेसिडुअल पावर है, और रेसिडुअल पावर पर जो लीगल राइट होगा वो गवर्नर के पास होगा, गवर्नर जनरल के पास होगा। तो इस तरह से 4 सूचियां बनाई गई जिनमें पावर को डिवीज़न किया गया, पावर को बांटा गया। और डिवीज़न ऑफ पावर एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है किसी भी देश में फेडरलिज्म को स्टेबल करने का, फेडरलिज्म को बनाने का। ठीक, बात क्लियर हुआ। फिर अगला पॉइंट जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक क्या चल रहा था, आपने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या पढ़ा था कि प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरकी सिस्टम लागू किया गया। डायरकी का मतलब हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ देम इज लिस्टेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, अनदर वन इज लिस्टेड एज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे दे वेर रूल्ड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और जो भी रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उनका शासन चलाएगा गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलके। तो ये व्यवस्था बनाई गई थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, which was abolished by the government of India Act 1935 and replaced by the provincial autonomy। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि अब जो है प्रोविंसेस के शासन में केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मिनिमम होने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट स्टेट्स लिस्ट को दे दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट अभी हमने पीछे आपको बताया ना कि डिवीजन ऑफ पावर किया गया था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डिवीजन ऑफ पावर में जो भी पावर्स स्टेट के लिस्ट में शामिल की गई, उन पर शासन करने के लिए या उन पर लेजिस्लेशन करने के लिए, उन पर एग्जीक्यूशन करने के लिए पूरा राइट किसको दिया गया, पूरा राइट दिया गया स्टेट सिस्टम को, स्टेट स्ट्रक्चर को। जो भी स्टेट का लेजिस्लेशन है वो कानून बनाएगा, जो भी स्टेट का एग्जीक्यूशन है वही उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा दैट हैज बीन हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जो उस स्टेट का गवर्नर होगा वो उसको हेड करेगा। और गवर्नर बहुत सारी ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा जिनके माध्यम से वो इलेक्टेड मेंबर्स की बातों को डिनाई कर सकता था। ऐसी पावर उसके पास थी
लेकिन ऐसी पावर का इस्तेमाल वो बेजा तरीके से नहीं करेगा, गलत तरीके से नहीं करेगा, जहां आवश्यकता होगी वहीं पर करेगा। उसके पास वीटो पावर था और वो किसी भी विधेयक को किसी भी चरण पर रोक सकता था। न सिर्फ अपने पास आने पर रोक सकता था, बल्कि अपने से पहले के चरण पे भी उसको रोक सकता था। इवन के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद भी उसके पास राइट था कि उसको वो बंद कर दे, उसको वो रोक दे। तो बहुत बड़ी पावर एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत सारा ताकत थी उसके पास। और वास्तव में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कोई बहुत महत्वपूर्ण मतलब नहीं निकलता जो व्यवस्था दी गई थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि 1937 से 1939 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम किया, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो 26-27 महीने काम किया उसमें अंग्रेजी गवर्नर्स ने जो भूमिका निभाई वो काफ़ी सकारात्मक रही और उन्होंने कभी भी चुनी हुई सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि कॉलोनियल इंटरेस्ट को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहती थी, उनकी प्रायोरिटी रहती थी हमेशा। तो ये बात आप समझिए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के माध्यम से जो प्रोविंसेज थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया, उन पे नॉमिनल कंट्रोल रखा गया। और वो नॉमिनल कंट्रोल इसलिए रखा गया ताकि कॉलोनियल इंटरेस्ट फुलफिल होते रहें और अंग्रेज़ों की सत्ता को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। आज भी आप देखते हैं कि सेंटर का बराबर इंटरफेरेंस रहता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और सेंटर का जो बराबर इंटरफेरेंस रहता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो किसके थ्रू होता है? गवर्नर्स के थ्रू होता है। गवर्नर्स की भूमिका हमेशा से संदेह के दायरे में रहती है, चाहे आज के गवर्नर्स हों और चाहे पहले के गवर्नर्स रहे हों। संदेह के दायरे से मुक्त तभी हो पाता है गवर्नर जब रूलिंग पार्टी सेंटर की और रूलिंग पार्टी स्टेट की दोनों सेम हों। तो फिर वो समझ लो कि मस्ती करने के लिए आता है, बड़े से घर में रहता है और मस्ती करता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब वो दोनों जगहों पर अलग अलग राजनीतिक दलों की सत्ता होती है तो वैसी स्थिति में आपको समझ में आता है कि हाँ, कोई गवर्नर नाम का अधिकारी भी स्टेट में होता है। तो आपने देखा कि जो प्रोविंशियल डायरकी थी उसको एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया गया स्टेट्स में। आप देखेंगे कि 1937 में चुनाव आयोजित करवाए गए और इन चुनावों के आधार पर 11 प्रोविंसेज में चुनाव करवाए गए, जिनमें से अधिकांश प्रोविंसेज में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसे कहते हैं पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे सरकार होती है, जो सरकार प्रश्नों का, जनता के प्रश्नों का जवाब दे और विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दे, वो किसी के प्रश्न का जवाब दे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और जब कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है तो ऑटोक्रेटिक हो जाती है। कोई सरकार जैसे ऑटोक्रेटिक है या वो क्या कहते हैं, सर्वसत्तावादी है, जवाब देना ही नहीं चाहती है, गई तो किसी लोकतांत्रिक तौर तरीके से है लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती है, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो जाती है। टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है उसमें कि हम जो हैं बस हम हैं, बाकी सब पानी कम है ना। तो वैसा मॉडल जो है वो रहा कुछ। अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हुआ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ने, हमने आपको बताया कि 1937 से 1939 के बीच में स्टेट्स में काम किया। दूसरी बात है, अच्छा हाँ, एक बात और आप समझ लीजिए कि डायरकी को हटाया तो वहाँ से गया है ना। हमने आपको बताया कि स्टेट से डायरकी को हटाया गया और ये डायरकी फिर कहाँ लेके चले गए हम? डायरकी वॉज प्रोवाइडेड फॉर द सेंट्रल रूलिंग। सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रल में डायरकी लगा दिया आपने। अब जब डायरकी लग गई तो डायरकी की विशेषता क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ रूलिंग जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक को आप कहोगे कि ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं और एक को आप कहोगे कि ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो हैं इन पर रूल कौन करेगा? इन पर तो जो भी पहले से रूलिंग मॉडल चला आ रहा था वो करेगा। अगर सेंटर की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन करेगा? गवर्नर जनरल और प्लस उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो इस पर रूल करेगा। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे वो किसके द्वारा रूल किए जा रहे थे? उनकी रूलिंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, है ना, जनप्रतिनिधि कर रहे थे।
तो जनप्रतिनिधियों बिल्कुल वही मॉडल जो स्टेट में इससे पहले लागू हुआ था 1919 में, वो एबॉलिश करके स्टेट से एबॉलिश करके सेंटर में लागू कर दिया गया, है ना। ये बात आप समझ लीजिए। अगला जो प्रोविज़न था वो था बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं द्विसदनात्मकता। तो आप देखेंगे कि द्विसदनात्मकता का मतलब ये है कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसमें दो हाउसेज हों, है ना। तो दो हाउसेज कौन कौन से होंगे? देखिए, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्टेट लेजिस्लेशन, वन ऑफ देम इज स्टेट लेजिस्लेशन, है ना, स्टेट लेजिस्लेशन था, और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेशन था। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में तो 1919 से ही बाईकैमरलिज्म लागू है। इसमें तो दो हाउसेज पहले से ही चले आ रहे हैं। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, इसमें हमने बात किया कि दो हाउसेज 1919 के प्रोविजन से ही कर दिए गए थे। इसमें एक का नाम रखा गया स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये राज्य परिषद कह सकते हैं, या वर्तमान समय का राज्यसभा के तौर पे आप इसको चिन्हित कर सकते हैं। और दूसरा था फेडरल असेंबली, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे संघीय सभा कहा गया। और ये फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली जो रही, इसी को वर्तमान समय में आप लोकसभा कह सकते हैं। इसकी सदस्य संख्या 375 थी जो संघीय सभा थी। इसकी सदस्य संख्या 375 थी और इसकी सदस्य संख्या 260 थी। तो ये इस तरह से था। इसमें कुछ नॉमिनेटेड होते थे और कुछ इलेक्टेड होते थे। और जो इलेक्टेड होते थे उसमें से दो तरह के होते थे, जो सामान्य चुनाव से जीत कर आते थे और दूसरे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से जीत कर आते थे। स्टेट लेजिस्लेशन में तो बाईकैमरलिज्म नहीं रहा 1919 में, लेकिन आप देखेंगे कि स्टेट में भी बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें 6 स्टेट्स को बाईकैमरलिज्म दिया गया। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका का व्यवस्था की गई। तो 6 स्टेट्स को बाईकैमरलिज्म दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड किया गया इस अधिनियम के द्वारा, और इसके एक्सटेंशन में और भी सोशल क्लासेस को शामिल किया गया, जिनमें से डिप्रेस्ड क्लास था, जिसमें से जो है सिख थे, और लेबर को दिया गया अलग से। तो कुछ और ज़्यादा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को बढ़ाया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 में बनाई गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, मताधिकार को एक्सटेंड किया गया, और लगभग 10% लोगों को मताधिकार मिल गया। इसी अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, ज्वाइंट सर्विस कमीशन, इस तरह के कई सर्विस कमीशन बनाने का भी प्रावधान किया गया। और जुडिशियल सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रयास किया गया। कुछ राज्यों का गठन भी किया गया। थोड़ा भारत की भूगोल में भी इसके द्वारा परिवर्तन लाया गया। भारत के भूगोल में क्या क्या परिवर्तन आया? एक तो एडन को छोड़ दिया गया, जो अदन एरिया है, गल्फ ऑफ अदन का नाम सुना होगा, वो भी भारत के नियंत्रण में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसको रिलीज कर दिया गया। बर्मा को रिलीज कर दिया गया। बर्मा, या आप म्यांमार समझ लीजिए, म्यांमार के जो हिस्से पर भारत का नियंत्रण था उसको भी यहाँ से छोड़ दिया गया। सिंध नाम के एक नए प्रांत का गठन किया गया। इसके अलावा उड़ीसा को भी नया प्रांत बनाया गया। तो आप इतनी सारी बातें भी इसके साथ ध्यान रखिएगा। तो ये आपके बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। अब इसने आगे के स्वाधीनता आंदोलन को कैसे इम्पैक्ट किया? तो भारत के राष्ट्रवादियों को लगा कि हाँ, अब हमें इससे आगे की आज़ादी चाहिए,
और फिर 1937, 1936, 37 में चुनाव हुए, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ, 1939 तक उन्होंने काम किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं आया होता तो शायद आज़ादी और खिंच जाती, और जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था या जो इस तरह की आपको एक आज़ादी मिली थी, हो सकता है कि इस आज़ादी के मिलने के बाद जो हमारी लड़ाई होती वो धीमी हो जाती। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसके कारण से महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए सबसे उपयुक्त अवसर समझा उसको, और पूरी ताकत लगा दी। और फिर 1942 तक आते आते अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि एक सम्मानजनक तरीके से अगर हमें भारत से बाहर जाना है तो यही टाइम है जब हमें इसको छोड़ देना चाहिए, हम अपनी इज्जत बचा के निकल लें, वरना बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ऐसा गाना गाते हुए हमें निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से भाई ये सारे प्रोविज़न हुए। इसने आगे कैसे प्रभावित किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ये भी आपने देखा। भारत के संविधान को बहुत गहरे से प्रभावित किया। 2/3 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत गहरे से प्रभावित किया। उसकी एक एक चीज़ों को देखा गया। इसमें जो है एक डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम से एक क्लॉज शामिल किया गया था, जिसे डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, निर्देशों का दस्तावेज कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में या डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये शामिल किया गया था कि अगर ब्रिटिश रूल या जो भी हमारी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो जब भी कोई भी कानून बनाएगी तो किन किन बातों का ख्याल रखेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो DPSPs हैं वर्तमान समय में, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किस रूप में आए थे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में आए थे। जो हमारे DPSPs हैं दे आर ऑल्सो द फंडामेंटल राइट्स। बस ये है कि इनके लिए हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, बस इनका भी नेचर तो फंडामेंटल राइट है वाला है। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द स्टेट है। भाई यहाँ से मत आना। फंडामेंटल राइट एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल राइट एक्चुअली है वो वृत्त जिसके अंदर स्टेट को घुसना मना है। स्टेट हमारे पूरे जीवन में घुसा हुआ है। सड़क पे चल रहे हो तो चलने का नियम है, रात में इतने बजे के बाद घूमना नहीं है, इतने बजे के बीच में जाना है, ऐसा करना। स्टेट बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम एक स्वतंत्र मानव हैं। स्वतंत्र मानव मतलब स्वतंत्र जीव हैं। जैसे दुनिया के सारे जीव स्वतंत्र हैं वैसे मनुष्य भी स्वतंत्र है। अब अगर हमने स्टेट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, स्टेट नाम का एक सिस्टम बना लिया, तो क्या वो हमारे सभी अधिकारों को लील जाएगा, क्या वो हमारे सभी अधिकारों को निगल जाएगा? तो इसका जवाब क्या होगा कि नहीं भाई, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमें स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करना होगा और हमें कहना होगा कि नहीं भैया, एनार्की ही सही है। लेकिन हम स्टेट क्या कहता है कि भाई स्टेट अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए क्या कहता है कि चलो ठीक है, हमको मानते रहो, हम आपको फंडामेंटल राइट दे रहे हैं कि हम इस दायरे के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। तो स्टेट ने जो वृत्त खींचा जिसके अंदर वो घुसना नहीं चाह रहा है या घुसने पर मनाही है उसके, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। और उस गोले के बाहर जो प्रोविजंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, DPSP कहते हैं। तो DPSP का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, 1935 को से हो रहा है। और अगर हम DPSP को ब्रॉड माइंडेड होकर सोचें तो हमको फंडामेंटल राइट जैसे दिखने लगते हैं। तो हम एक मोटी बात ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट की ओरिजिन भी इंडिया में इस रूप में देखी जा सकती है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसके बीज देखे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इसको समझा, इसके प्रोविजंस को समझा, सारी बातें समझी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।